आदिल हसन जी, पहले आपके पास जाएंगे कि क्या आप लोग तैयार हैं महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए? बात कुछ बनी है, कुछ आगे बढ़ी है, या फिर अभी आपके तरफ से ही प्रस्ताव गया है और ये बात सिर्फ मीडिया में ही चल रही है, गठबंधन की बैठकों में ये बात नहीं चल पा रही है? देखिए अंकित साहब, हमने बड़ी ईमानदारी से अपनी बात महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को पहुंचा दी है। हम्म। तेजस्वी जी को पहुंचा दी है। हमने जो भी महागठबंधन के शीर्ष नेता थे उनसे बात की, अपनी बात रख दी है कि हम्म। हम चाहते हैं कि बीजेपी नहीं जीते बिहार, क्योंकि नीतीश जी की जो स्थिति है आप जान रहे हैं। अब संजय झा जी को बिहार को विशेष पैकेज देना था, विशेष राज्य का दर्जा देना था, तो अपनी दोनों बेटियों को वो सरकारी वकील बना रहे हैं। दीपक कुमार जो नीतीश जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अपनी बीवी को महिला आयोग का मेंबर बना रहे हैं। अब बिहार का इतना बेड़ा गर्क हो गया है। अब भी हम लोग एक नहीं होंगे तो इसका नुकसान तो महागठबंधन को होगा। गोपालगंज हो, कुर्नी हो, इमामगंज हो, बोचा हो, आपने देखा कि, और रानीगंज हो, अररिया में एक सीमांचल में एक विधानसभा, हम लोग जहां जहां लड़े, दोनों लोग लड़े और उसका फायदा बीजेपी को हुआ है। जिस दिन से हमने ये प्रस्ताव बीजेपी के खिलाफ दिया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का सुन लीजिए, जदयू के लोगों का सुन लीजिए, लगता है कि उनको लू लग गया है इस गर्मी में। ऐसा बेचैन है कि एमआईएम और राजद और कांग्रेस सब एक हो जाएगा तो मेरी दुकान तो गलेगी नहीं। ये तो 70-75 सीट के अंदर पूरा जो एनडीए आ जाएगा। ये तो डिवीजन ऑफ वोट के चलते इनको फायदा हुआ है। मेरे साथ छल हुआ है, राजद में हमारे साथ कॉन्फिडेंस में नहीं लेकर ये गलत किया है। जबकि स्पीकर का चुनाव हो, उसके बाद जब भी अपोजिशन की बात हुई थी, अख्तरुल इमान साहब ने, पांचों एमएलए ने साथ दिया था। और हम चाहते थे कि तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनना है तो 118 हम्म। लाए, हम 105 123 कर देंगे। हमारी हम्म। लड़ाई सीमांचल को विशेष पैकेज की है, सीमांचल की जो बदहाली है उसको दूर करने की है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। सीमांचल का जो इंपेरिकल अगर डाटा गठबंधन है, हो हेल्थ जाता है इंडेक्स है, तो आप सीटों की इंफ्रास्ट्रक्चर है, मांग वो सीमांचल में ही बहुत। करेंगे या और भी जगहों पे आपको लगता है कि नहीं सर, बात करने देखिए, की कोशिश करेंगे? 2005 में जब हम 6 सीट 2020 में हम 6 सीट जीते थे, 5 सीट 2020 में और 1 सीट 2019 में बाई इलेक्शन में जीते थे। उस वक्त हम सीमांचल तक थे। आज मिथिलांचल, शाहाबाद, मगध में आज एमआईएम हर जिले में पहुंच गई है। आरजू साहब राजद के लीडर हैं और मेरे जो एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पर, उनसे भी पूछिएगा कि आज काराकाट हो, शाहाबाद हो, मिथिलांचल हो, चंपारण हो, नवादा हो, जमुई, शेखपुरा, बिहार शरीफ, हर जगह एमआईएम आज चली गई है, मगध में चली गई है। हम शेरघाटी में 18,000 वोट लाए, हम इमामगंज में 10,000 वोट लाए। आप ही बोलिए, 2 लोग लड़ा, इमामगंज में 2 लोग लड़े, हम लड़े, राजद लड़ी, 4,000 वोट से मांझी जी का एनडीए जीत गया। तो ये बात तो राजद को फैसला लेना है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है, हमें तो मुख्यमंत्री की लालचा है नहीं। हम तो सीमांचल के लिए और बिहार के मजलूमों की एक आवाज। ओवैसी साहब ने ये बात कही कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है, जो प्रस्ताव भेजा है, उसको वो करना चाहिए। और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसने भी, रेवंत रेड्डी साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के तेलंगाना, उन्होंने बाजाबते कहा कि ओवैसी साहब बड़े भाई, अकबर साहब छोटे भाई, हम हम्म। तेलंगाना का विकास करना है, इनके साथ मिलकर हम्म। करना। और हम यूपीए 1 यूपीए 2 में साथ थे। हम्म। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, दूरियां हुई, कांग्रेस में कुछ कमियां थी, उसके चलते हम दूर हो गए। मुकेश सैनी जी को ये रख रहे हैं। मुकेश सैनी जी ने 2020 का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला खंजर गोपे हैं। हम्म। उपेंद्र कुशवाहा जी मोदी कैबिनेट से आए थे, उनको तेजस्वी जी रखे थे। आप ही हम्म। बोले, कांग्रेस और राजद 2010 में अलग चुनाव लड़ी थी। तो हम्म। ये सीपीआई सीपीएम 2015 में अलग चुनाव लड़ी थी, माले अलग चुनाव लड़ी थी राजद से। तो हम्म। ये तो राजनीति में होता ही है। अब बिहार की जनता आप देखिए, माइनॉरिटी वोट और जो भी सेकुलर वोट है, आप पूरा जब आप अपना खुद चैनल का रिव्यू लिखिएगा तो उसमें हम्म। 90% लोग लिखेंगे ये बहुत सही कदम है, एमआईएम और राजद को आ जाना चाहिए। सिर्फ जो नहीं, वो तो भाजपाई दर्शक हैं, देख ही रहे हैं और दर्शक कमेंट्स भी करते जो हैं, लगातार भाजपाई हैं उनके वही कमेंट्स नहीं आते चाहते हैं। हैं लेकिन बिहार मेरा में सवाल एमआईएम नहीं आए, ये है यूपीए 2 में कि भाजपा जी। आदिल जी, मेरा सवाल ये है कि क्या आपकी पार्टी आरजेडी को या जो महागठबंधन के लोग हैं उनको डराती है? क्योंकि पहले तो वैसी साहब ये कहते हैं कि हम भिखारी बना देंगे, इस तरीके की बात होती है, वोट कट जाएगा, अंधेरा, लालटेन, तो पता नहीं क्या क्या चीजें कहते हैं। यही वजह है कि बी टीम का दर्जा उनको मतलब कि वो ऐसा आरजेडी वाले कहते हैं, तमाम नेता कहते हैं। तो फिर अब आप एक वो भी दे रहे हैं, प्रस्ताव भी दे रहे हैं कि अब हम गठबंधन में आ सकते हैं क्योंकि हम मिल के लड़ेंगे तब जीतेंगे। तो मिल के लड़ने की बात तो कोई भी कर सकता है, जिसको 10 सीट मिलेगी, 10-15 सीट मिलेगी, जाहिर सी बात है कुछ सीटों पर जीत तो होगा ही। जब गठबंधन में आप लड़ेंगे फायदा तो आपका है ही, लेकिन क्या डराने की अंकित पॉलिटिक्स चल भाई रही है? अंकित भाई, आप
जर्नलिस्ट है सीनियर, दिल्ली से बैठ के आप जर्नलिस्ट है। आप ही देखिए, लोकसभा में 2019 में हम लोग 3 लाख वोट किशनगंज लोकसभा में लाए। ठीक। 2024 में भी हम लोग 3.25 लाख वोट लाए। 3.25 लाख वोट लोकसभा में कांग्रेस की लहर में 3.25 लाख वोट लाना, अख्तर उल इमान साहब प्रदेश अध्यक्ष लाए। इस बात का प्रमाण है कि जनता मेरे साथ है। आप इमामगंज का वोट देख लीजिए, मेरे मेरे कैंडिडेट कोई बहुत मजबूत नहीं थे, वो एक आम वर्कर को हमने टिकट दिया था, वो 10,000 वोट ले आया। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मेरा दावा है कि बड़ी तादाद में नॉन मुस्लिम हिंदू भाई जिस तरीके से बैरिस्टर साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बात बैरिस्टर साहब ने की, पाकिस्तान का धज्जी उड़ा दिया, पाकिस्तान की औकात दिखा दी। आप ही बताइए, देश को नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा के लोग अब बैरिस्टर साहब पे वो क्वेश्चन नहीं उठा पा रहे हैं, डर से कुछ बोल नहीं रहे। कल तक जिन्ना बोलते थे, कटमुल्ला बोलते थे, लेकिन वही भाजपा को आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सलमान खुर्शीद साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, यूसुफ पठान हो, सरफराज साहब को भेजना पड़ा, संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी और शहजाद पूनावाला और प्रदीप भंडारी को नहीं भेजना पड़ा विदेश में भारत की वकालत करने के लिए। यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सलमान खुर्शीद साहब को भेजना पड़ा, क्योंकि देश पर जब भी कुछ आंच आएगी तो भारत का मुसलमान तन मन धन से अपने जान को समर्पित कर देगा, लेकिन भारत के शान के बढ़ाने के लिए आगे रहेगा। और ओवैसी साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया, उसकी औकात दिखाई है। आज बड़ा तबका, नॉन मुस्लिम तबका जो आरएसएस बीजेपी से भी जुड़ा है, उसको भी इस बात का एहसास हो गया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से बड़ा देश प्रेमी शायद ही कोई होगा। भाजपा भी जानती है और तेजस्वी भी जानते हैं होंगे, और कांग्रेस भी ये बात समझ रही है कि ओवैसी साहब जैसा राष्ट्रवाद पे इतना अच्छा वकील किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, आरजू जी के पास जाएंगे। ओवैसी बड़े वकील हैं, ओवैसी ने बोला भी, इस बार बहुत कुछ बोला और हर तबके के लोगों ने, भाई राष्ट्र की बात थी और सारे लोगों ने तारीफ भी की।